करते एक बड़ी खबर का। ममता बनर्जी वोट देने के लिए रवाना हो गई हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर में वोट देंगी और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग मनमानी कर रहे हैं। ममता ने कहा कि मैं दिन भर निरीक्षण करूंगी, बीजेपी कुछ नए लोगों को यहां लाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, मैं एक वोटर की तरह सभी जगह जाऊंगी। ये बयान है ममता बनर्जी का। तो देखिए, एक तरफ वो वोट देने के लिए रवाना तो हो गई हैं, लेकिन इस बीच भी उन्होंने बीजेपी को लपेटे में ले लिया है और आरोप लगाते हुए ये कहा है कि बीजेपी के लोग मनमानी कर रहे हैं। दिन भर निरीक्षण करने की बात ममता बनर्जी कह रही हैं और बीजेपी कुछ नए लोगों को यहां लाकर अपनी मनमानी कर रही है। ये बयान ममता बनर्जी का। हमारे साथ संजीव जी और आलोक जी, दो स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। संजीव जी, देखिए, एक तरफ सीएम ममता बनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। वो कह रही है कि बीजेपी जो है वो कुछ नए लोगों को यहां लाकर अपनी मनमानी कर रही है। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। लेकिन भवानीपुर सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है, गढ़ है ममता बनर्जी का। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को क्या हल्के में लेना, ये जो है ठीक नहीं होगा, क्योंकि नंदीग्राम से तो हरा दिया था शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर मिल सकता है क्या देखने को? देखिए, यहाँ भी मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी भी एक दूसरे को पटखनी देने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जब उस क्षेत्र में जाते हैं और जब चुनावी सभा करते हैं और हुंकार भरते हैं, तो निश्चित तौर पे ये कहना कि वहां के मुख्यमंत्री को उनके घर में घुस करके चैलेंज देने के बाद में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम मतदाताओं और जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल के लिए बेहद उत्साहवर्धक रहेगा। और ऐसा प्रतीत होगा उससे कि ये लड़ाई बड़ा दिलचस्प है और मजबूती के साथ वो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहते हैं ना, किसी के घर में घुस के हम चैलेंज दे रहे हैं, तो ये घर में घुस करके चैलेंज देने वाली बात है। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी भी इसका आशय समझ रही है। और ममता बनर्जी, मैंने कहा कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही है, उनको पता है कि इस चैलेंज को किस तरह से लिया जाए। ममता बनर्जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम उपक्रमों को, तमाम उन सत्कर्मों को एक तरह से फेल किया है, फेल्योर किया है। पिछली बार ही 200 पार के नारे लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने नारे लगाया। लेकिन ये भी कहने में हमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जितनी मेहनत की थी, एक जमीन तो तैयार कर ही दी है बंगाल में। 3 सीटों से यदि 77 सीटों पर आप पहुंच जाते हैं तो आप अपने लिए एक जमीन तैयार कर लेते हैं और उस जमीन पर अब फसल काटने की बारी है। क्या सचमुच में वो आगे दुगुनी रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? यदि दुगुनी रफ्तार पकड़ ले तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री निश्चित है। लेकिन ये आसान नहीं है। ठीक है संजीव सर, मैं तुरंत आपके पास लौटती हूँ। माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक तस्वीर लगातार हम आपको अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी हैं, वो मतदान के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मिथुन चक्रवर्ती हैं वो भी, उनकी भी तस्वीर प्रेरणा हम दिखा रहे थे। तो एक एक करके आम से लेकर खास लोग तमाम एक एक करके पहुंच रहे हैं और ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की भी कोशिश, प्रेरणा लगातार जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कितना जरूरी हो जाता है आपका वोट जब आप बदलाव की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए। बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वाति। और देखिए, अभिषेक बनर्जी की बात करें तो इस बार उनकी बॉय नेक्स्ट डोर वाली छवि रही थी और काफी आक्रामक शैली उनकी भी देखने को मिली थी और काफी इंपैक्ट जनता पर पड़ता हुआ दिखा था उनके भाषण के जरिए और जिस तरीके से वो उन्होंने प्रखर होकर के टीएमसी के तरफ से संबोधित करते हुए जो है मुद्दे उठाए थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले संजीव जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करिए। ये मैं यही कह रहा था कि अभी आप अभिषेक बनर्जी को आप दिखा रही हैं और अभिषेक बनर्जी ने ही स्टेटमेंट दिया था कि 4 तारीख तक रुक के दिखाए अमित शाह, उसके बाद में पता चलता है। तो ये बेहद आक्रामक शैली दोनों तरफ से बेहद आक्रामक शैली इस जुबानी तौर पे, हालांकि हर बार की अपेक्षा इस बार हिंसा, रक्तपात हर इलेक्शन में जिस तरह से बंगाल की नीति रही है वो कम दिखाई दिया इस बार जी। लेकिन आक्रामक शैली में कोई कमी नहीं आई है। अब ये आक्रामक शैली किसको कितना भाता है, कौन मजबूत होता है और कौन इससे हाशिए पे जाता है, लेकिन दोनों अपने अपने मतदाताओं को यह बात समझाने में कामयाब है कि आप डरे नहीं, घर से बाहर निकले, मजबूती के साथ आप चुनाव लड़ें, मतदान करें, हम आपके साथ हैं। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद में भी सेंट्रल फोर्स की एजेंसियां यहाँ पे खड़ी रहेगी आपके सुरक्षा में, वहीं दूसरी तरफ अभी भी ये कहा जा रहा है कि केवल इलेक्शन बीत जाने दीजिए, उसके बाद में हम आपको देख लेंगे जी। तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ अभी के वक्त में जितने प्रतिशत मतदान रहे हैं या जिस तरह के ट्रेंड दिखाई दिए हैं, निश्चित तौर पे टीएमसी एज लेती हुई दिखाई दे रही है।
ठीक है सर, भारतीय आपने जनता बोला कि पार्टी टीएमसी कितना एज परसेंट- लेती हुई दिख रही है, लेकिन सर जो फर्स्ट फेज का वोटिंग परसेंट था 93% वो दिखाता, तो जरूर है कि कुछ तो यहाँ पे फैक्टर काम किया है, जो पिछले चुनाव में नहीं था। मैं वापस लौटती हूँ, समझने की कोशिश करेंगे आपसे। इस बीच स्वाति, एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते थे। देखिए, मतदान के बीच महुआ मोइत्रा का केंद्र पर हमला, 27 लाख वोटों को काटने का आरोप लगाया गया उनकी तरफ से। इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार कर रही है जनता से मजाक, जनता प्रतिशोध के लिए दे रही है वोट, महुआ मोइत्रा का ये कहना है। देखिए प्रेरणा, इसी को लेकर हम बात कर रहे थे कि ये जो नाम कटे हैं इस लिस्ट से, इसको बढ़ चढ़कर टीएमसी की तरफ से उठाया गया, ममता बनर्जी की तरफ से उठाया गया। और आज क्योंकि दूसरा फेज है और इस मुद्दे को एक बार देखिए महुआ मोइत्रा की तरफ से उठाया गया, उन्होंने कहा 27 लाख वोटों को काटने का आरोप वो इलेक्शन कमीशन और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर लगा रही है। वो कह रही है कि जनता से मजाक कर रहे हैं ये दोनों ही। जनता जो है वो प्रतिशोध के लिए दे रही है वोट, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये बताती हुई कि जिस तरह से बीजेपी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि परिवर्तन की लहर है, इतने लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये उनकी जीत नहीं दिखा रही है, बल्कि गुस्सा है जो इन वोटों के जरिए यहां पर निकलता हुआ बिल्कुल ठीक कहा स्वाति आपने। आलोक जी, मैं आपसे इसको समझना चाहूंगी। देखिए, इस बार मुद्दों की बात तो है ही, लेकिन जो ये चुनाव है वो नैरेटिव सेट करने का भी हमने देखा कि दोनों तरफ से नैरेटिव सेट किए जा रहे थे। बहरहाल इस तरीके के जो अब जो है ये बयान सामने आना कि महुआ मोइत्रा कह रही है कि इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार जनता से मजाक कर रही है, आप कैसे इन तमाम बयानों को देखते हैं आलोक जी? देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि ऑपोजिशन पार्टियां बराबर कोई ना कोई स्टैंड ले लेती हैं ताकि वो अगर हारे तो उसका ठीकरा उसके ऊपर पड़े। जी, और सर माफ कीजिएगा आपको रोकने में, टीएमसी क्या ये टीएमसी की बौखलाहट है, इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी टिप्पणी दें। निश्चित तौर पर ये बौखलाहट है, और जिस तरीके से কিছু শুনতে পাচ্ছি না। কেন্দ্রীয় বাহিনী ধারাবাহিকভাবে এটা প্রথম ফেজেও করেছে, এবং আপনারা জানেন অনারেবল হাইকোর্টের অর্ডার থাকার পরেও, কন্টেম্প নোটিশ সার্ভ করার পরেও এরা ধারাবাহিকভাবে ভয় দেখানোর জন্য এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করছে। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ অবজারভার, জেনারেল অবজারভার গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, সাধারণ মানুষদের ভীত সন্ত্রস্ত করে দেওয়ার একটা চেষ্টা। এমনিতেই গায়ের জোরে 30 লক্ষ লোকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এসব করে কোনো লাভ নেই। প্রথম দফায় বিজেপি কুপকাত হয়ে গেছে, এই দফায় দফা রফা হবে। আর এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে যারা কাজ করছে, সিআরপিসির কোথাও কোনো প্রভিশন নেই, যেটা বা বিএনএসএস এর কোনো প্রভিশন নেই, বা ইলেকশন কমিশনের সুনির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন নেই যেটা যে কোনো অবজারভারকে ম্যান্ডেট দেয় বা এখতিয়ার দেয় বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেড কন্ডাক্ট করা। অবজারভাররা নির্বাচন কমিশন। आलोक जी, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ा, वापस लौटती हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के बाली में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लोगों में नाराजगी, केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया है और हिरासत में 2 लोगों को लिया गया है। तो पश्चिम बंगाल के बाली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के बाली में ईवीएम में गड़बड़ी की खबर है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लोगों में नाराजगी, केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यानी कि देखिए, कहीं ना कहीं अभी भी छिटपुट खबरें जरूर आ रही हैं, और देखने वाली बात यह होगी स्वाति की जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा, क्या व्यवस्था कायम रह पाती है या फिर से ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। स्वाति, बिल्कुल सही कहा प्रेरणा आपने। बहरहाल आलोक सर का रुख कर लेते हैं। आलोक सर, आपको बीच में रोक दिया था, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जिस तरीके से वहां हिंसात्मक कार्रवाइयां पूर्व में हुई हैं, मैं अर्धसैनिक बलों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बार उस पर कड़ी नजर और चौकसी रखते हुए इसको बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम पे लाके खड़ा कर दिया है। कम से कम हत्याएं तो एक भी नहीं हुई। पिछले बार 45 का रिकॉर्ड था, और इस तरीके से उपद्रवी तत्व वहां पर उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अरे मशीनरी है, ईवीएम खराब हो गया होगा, उसको चेंज कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से हंगामा किया और उसको जिस तरीके से दबोच लिया और वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखी, इसके लिए अर्धसैनिक बलों को जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। ठीक है आलोक सर, मैं लौटती हूँ आपके पास माफी के साथ। मैं दोबारा जब आऊंगी यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें
ये तस्वीरें देखिए शुभेंदु अधिकारी और पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई है। আজকের সকালটা কেমন যাবে, সারা দিন কেমন যাবে? এখনো পর্যন্ত ভবানীপুর নিয়ে কোনো অভিযোগ না, এক জায়গায় ভিভিপ্যাটটা খারাপ হয়েছে। সকাল সকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নজিরবিহীনভাবে বেরিয়ে পড়েছেন, কিন্তু দুটোর আগে বেরোন না। ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না, কোনো লাভ হবে না। এটা কি মনে হচ্ছে যে কোনো পাল্টা চাপ বা কোনো কারণে? হেরে যাবে, বিপুল ভোটে হারবে। लेकिन आपने সব হিন্দুরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসছে না, টিকাওয়ালা লোক। शुभेंदु जी, आपने आरोप लगाया है कि सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या? कल आपने आरोप लगाया है कि बहुत सारे लोग अपनी उंगलियों में सिलिकॉन वो 750 परचेज किया था देवोलीना विश्वास बोल के काउंसिलर, हाँ। उसको पकड़ लिया गया है, जो करना है कर लिया। 3,810 बूथ स्लिप भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वो भी हम लोग कर लिया, सब कर लिया। সকাল থেকে একাধিক জায়গা দেখা वाला যাচ্ছে। है शुभेंदु जी, प्रेसिडेंट अभी बोलना ठीक नहीं है, अभी तो रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। आपको लगता है कि पिछले नहीं, ये कोलकाता में पिछले कोई चुनाव में जिस तरीके से वोटर नहीं सुबह सुबह निकला था, इस बार अभी से जो हो रहा है, मेरा पूरा उम्मीद है पहले 2 घंटा में 20% के आसपास पोलिंग हो जाएगा। शुभेंदु दा- बहुत बड़ा लंबा लाइन लगेगा। আরো একবার জিজ্ঞাসা করবো, কিন্তু নজিরবিহীনভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সকাল कल বেরোনো। तो एक आदमी मुझे लेक कालीबाड़ी में मिला जो फ्रांस से आया वोट, बहुत सारा लोग। ठीक है, चलिए मुझे ভবানীপুরের মানুষকে কি বলবেন শুভেন্দু দা? আজকের দিনে ভবানীপুরের মানুষকে কি বলবেন? আজকের দিনে ভবানীপুরের বিপুল মানুষ সংখ্যায় ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন। অনেকগুলো ভোটের থেকে এবারের ভোট অন্যরকম, আপনারা দেখে নিয়েছেন। গতকাল কোথাও শব্দ করতে পারেননি, কোথাও এইসব রাস্তায় কেউ ঢুকতে পারত না, জমায়েত করে রাখতো, ভয় দেখাতো, বাইক বাহিনীর দাপাদাপি থাকতো, রেডিমেড লোকজনকে নিয়ে ফিল্ডি ওয়ার্ড। बंगाल हड़पने का कोशिश करोगे, आप उतना ही बैकफुट में जाओगे, चाहे आप कितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो। ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तब आप देख लेना। এসব ও ফুটেজ খেতে এসছে, নিজের ফুটেজ বেরিয়ে করে কোনো লাভ নেই, ওসব করে কোনো লাভ নেই। যারা ভাবছে এসব ধমকে চমকে তৃণমূলকে দমিয়ে রাখবো, ফলতায় দেখবেন 2024-এর ব্যবধানে তৃণমূলের ভোটের লিড বাড়বে। বিজেপি শুনুন, ডায়মন্ড হারবারের মাটিতে বিজেপির এজেন্ট দেওয়ার লোক নেই। বিজেপি যদি এজেন্ট দিতে না পারে, দায় দায়িত্ব তো আমার না। আমি তো বিজেপির হয়ে এজেন্ট বসাতে পারি না, সেটা তো বিজেপির লোকেদের করতে হবে। বিজেপির লোকেদের যদি কোথাও বসতে না দেওয়া থাকে, আমাকে জানাক, আমি বসিয়ে দেবো তোদের। How can I say I have not received the numbers? You people also need to. It's very good. If a lot of people are making speculations that the voter turnout has increased, so eventually it will go against the government. But the same happened in Bihar. Then eventually it would have gone against the state ruling dispensation in Bihar as well, but that was not the case. But then this conspiracy theory is being spread across the state through various political platforms and Godi media who work on their behalf. You will see when the results come out. We need to wait for 5 more days. When the results come out on the 4th of May, you will see Trinamool is getting a thumping and clear majority for the 4th time, and Trinamool will form the government on its own with a bigger mandate than compared to what it got last time. आपको क्या लगता है ये फेज अभिषेक, आपको क्या लगता है ये फेज जो है तृणमूल का फेज है? भाई पहला फेज भी हमारा अच्छा गया। मैं तो बोल दिया हूँ कि सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। 4 दिन वेट कर लीजिए। भाई मैं कुछ बोल सकता हूँ, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बीजेपी वाले कुछ बोल सकते हैं, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। आप 4 दिन वेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अभिषेक बनर्जी को आपने सुना, उन्होंने क्लियर कहा कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो एक बार टीएमसी फिर से जो है चौथी बार सरकार जरूर बनाएगी, और शुभेंदु अधिकारी भी उतने ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर इस बीच, पूर्व बर्धमान में बूथ नंबर 95 पर ईवीएम खराब।
कटवा विधानसभा में मतदाताओं का फूटा गुस्सा, बूथ नंबर 95 पर वोटरों का हंगामा। मतदान शुरू होने से पहले ही ईवीएम मशीन खराब हो गई। तो देखिए, ईवीएम खराब होने की अब ये दूसरी खबर सामने आ रही है। पहले बाली की खबर हमने देखी थी, अब पूर्व बर्धमान में बूथ नंबर 95 पर ईवीएम खराब होने की खबर आई है। कटवा विधानसभा में मतदाताओं का गुस्सा फूटा है। ठीक है, इसको संजीव जी से समझते हैं। संजीव जी, देखिए, पहले हमने देखा था एक इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का कि वहां पर भय विहीन चुनाव बहुत कम ही होते आए, लेकिन इस बार जो है छिटपुट मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें ईवीएम खराब होने की मेजॉरिटी ज्यादा नजर आ रही है, ज्यादा खबरें ईवीएम खराब होने की आ रही है। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मशीनी तंत्र है वो खराब होगा, और निश्चित तौर पे खराब यदि है तो थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए और उसको बदला भी जाएगा। लेकिन जो लोग सुबह 6 बजे से 5 बजे से लाइन में लगे हैं, खड़े हैं, मतदाताओं में उत्साह है। अब ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मतदाताओं में उत्साह सत्ता परिवर्तन के लिए है या सत्ता को बरकरार रखने के लिए है। ये बात का इसके बारे में बाद में विवेचना की जाएगी। लेकिन सच बात यह है कि मतदाता जो 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे से पहले से खड़े हैं, यदि ऐसा लगे तो निश्चित तौर पर गुस्सा स्वाभाविक है और रोष भी स्वाभाविक है। लेकिन वो इस लेवल पे नहीं होना चाहिए जिस लेवल पे पुलिस को बुलाने की नौबत आ जाए और आपको पकड़ने की नौबत आ जाए। लेकिन मैंने कहा, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, कि ये बेहद महत्वपूर्ण चरण है। दूसरे चरण का ये मतदान बेहद महत्वपूर्ण है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने प्रदर्शन को देखते हुए इस प्रदर्शन में दुगुने से ज्यादा सीट चाहिए। यदि प्रथम चरण के चुनाव में जो दावेदारी की जा रही है कि इतनी सीटें 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ चुकी है, उसके हिसाब से भी 18 सीटें हैं वर्तमान में इस पूरे 8 जिलों में। ये 18 से 36 से ज्यादा सीटें चाहिए, मतलब दुगुने से ज्यादा चाहिए। आसान नहीं है। बिल्कुल, मुस्लिम फैक्टर है यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ हार और जीत तय करने वाले हैं। मथुआ समाज जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर है, उसमें मथुआ समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते चले आए हैं, लेकिन क्या सचमुच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि टीएमसी के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं, उसी तरह से टीएमसी भी ये बात कह रही है कि केंद्र सरकार के एजेंसियों के साथ मिलकर के हमारे मतदाताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है और उनको हाशिए पे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से जुबानी जंग जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि इस बार मजबूती से इतने एजेंसियों के साथ यदि चुनाव में लगी हुई है, मजबूती से यदि दूसरे चरण में अपनी बढ़त नहीं बना पाती है, बेहद मुश्किल है। और मुश्किल यही है कि इसमें टीएमसी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी के वोटर बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, बड़ी आसानी से वो उनके चेहरे पर। ठीक है संजीव सर, मैं लौटती हूं आपके पास। एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचा देते। देखिए, शामपुकुर में बूथ संख्या 140 और 143 पर हंगामा देखने को मिला है। टीएमसी पर धमकियां देने का आरोप है। बीजेपी के एजेंट को अपनी सीट पर बैठने से रोका गया है। यहाँ पर यह बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, दूसरे चरण का चुनाव जो है वो लगातार हम देख रहे हैं और इस बीच सुबह से ही इस तरह की जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर टीएमसी पर धमकियां देने का आरोप लगा है और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि हम लगातार भय मुक्त चुनाव की बात कर रहे हैं और ये मुद्दा लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया गया था और इसी को लगातार लोगों के बीच लेकर भी बीजेपी जा रही है प्रेरणा। और यही वजह थी, क्योंकि पिछले फर्स्ट फेज में हमने देखा था कि जो ऐसी खबरें थी वो दोपहर के बाद से हमने देखने को मिली थी, लेकिन आज सुबह से ही इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते। देखिए, नादिया में बीजेपी कैंप पर हमले का आरोप लगा है। बूथ नंबर 221 पर बीजेपी के कैंप पर हमला हुआ है। नदिया में बीजेपी कैंप पर हमले का आरोप और बूथ नंबर 221 पर बीजेपी का जो कैंप था वहां पर हमला हुआ है। तो अब जो है ये छिटपुट खबरें जरूर सामने निकल करके आ रही हैं। लेकिन देखिए, तो इस बीच देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती जो है वोट डाल रहे हैं। इस बीच कुछ जो तस्वीरें हैं इस वक्त सामने आई हैं, हमने दिखाया आपको किस तरीके से करके तमाम अभिषेक बनर्जी को आपने देखा था, सुवेंदु अधिकारी भी पूजा अर्चना करने पहुंचे थे और अब मिथुन चक्रवर्ती जो कि यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए, दूसरे फेज का चुनाव है। पहले राउंड में बम्पर वोटिंग हुई थी। 93% कुल
वोटिंग जो है वोट परसेंट था, और इस बार भी देखने वाली बात होगी कि वोटिंग जो वोटर टर्नआउट है वो कितना होता है और वो किसके पाले में जाकर के गिरता है। स्वाति, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि जैसा कि अभी संजीव जी ने भी कहा था कि इस बार बढ़ चढ़ के जो है मतदान हो तो रहा है, लेकिन वो किसके पाले में और उसके पीछे कारण क्या है ये अभी तक हम नहीं कह सकते, बिकॉज़ इट विल बी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, क्योंकि क्या जनता इस बार भी ममता बनर्जी के साथ ही जा रही है या फिर सच में वहां पर परिवर्तन की लहर है। मुझे अभी महुआ मोइत्रा की तरफ से जो आरोप लगाया गया कि जो नाम कटे हैं उसको लेकर वो केंद्र और इलेक्शन कमीशन पर हमला करती हुई नजर आई थी और ये बताती हुई नजर आई थी कि देखिए ये ऐसा नहीं है कि परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, बल्कि गुस्सा है जो नाम कटे हैं इस वजह से इतनी बढ़ चढ़कर और बंपर वोटिंग हो रही है। और ये जब रिजल्ट आएगा देखने को मिलेगा, ये महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया था। लेकिन देखिए तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती है। मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे हुए हैं, हर कोई पहुंचा है, अपने मताधिकार का प्रयोग करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और ये बताता है कि जब देखिए जब बात परिवर्तन की होती है तो कितना जरूरी हो जाता है बिल्कुल वोटिंग करना। बिल्कुल। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए दूसरे फेज की वोटिंग है और लास्ट चुनाव की बात करें तो महज 18 सीटें बीजेपी के खाते में थी और सामने ममता दीदी का गढ़। देखिए सेंधमारी करना इतना तो आसान नहीं होने वाला है सर। 18 से ये संख्या कितनी पहुंच सकती है इस बार, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इलाका है जहां ये 142 सीटों पर मतदान हो रहा है वो पूर्व में टीएमसी का गढ़ रहा है। लेकिन इसमें भी कोई गुरेज नहीं होगा कहने में कि हिंसात्मक कार्रवाई जिस तरीके से टीएमसी के लोग कर रहे हैं, पहले चरण में भी जहां जहां हिंसा हुई वहां टीएमसी के लोग ही लिप्त पाए गए। तो इस बार उनके इन गतिविधियों को अर्धसैनिक बलों के प्रेजेंस से काफी हद तक कंट्रोल में ले लिया गया है जी। ये हिंसात्मक कार्रवाई इनके द्वारा होती रही है, ये इस बात को दर्शाता है कि अभी भी कहीं कहीं ये अटैक करने से चूकते नहीं है। और महिलाओं का जो टर्नआउट है वो इस बात को इंगित करता है कि वहां के लोगों में उत्साह है। और जिस तरीके से पिछले चरण में एक 93.16 या 26% चुनाव हुआ, अगर उसी हिसाब से इधर यहाँ भी चुनाव हुआ, वोटर टर्नआउट बहुत हाई है, वो देखने को ही मिल रहा है, कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो इस बात को दर्शाएगा कि जो लोग वोट से वंचित रहते थे पूर्व में, उन्होंने खुलकर निर्भय होकर मतदान किया है और ये शायद टीएमसी के फेवर में नहीं जाए, लेकिन इनका गढ़ रहा है और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया भी। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে দিই সেটাই তো করা উচিত। আমি সব জায়গাতেই লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ করি, সব সাধারণ মানুষের মতো। আমি কোনো এক্সট্রা ফেসিলিটিও চাই না, নাথিং টু বি ডান। তো কি বলবেন যে প্রথম দফার নির্বাচন খুব শান্তিপূর্ণ হয়েছিল, দ্বিতীয় দফার নির্বাচন এবারও ভালোই হবে। আই এম ভেরি গ্যারান্টেড খুব ভালোই হবে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গ্রেট সাকসেস অ্যান্ড এইবারের इलेक्शन खूब ही भालो है। आई एम वेरी श्योर अबाउट। पहले फेज में जो चुनाव हुआ और 90% लगभग शेयर रहा, वोटिंग शेयर बढ़ा है इस बार, तो इस सेकंड फेज में क्या उम्मीद है? क्योंकि आप यहाँ पे लोगों से भी मिले, फैन से भी मिले, क्या बड़ा जो देख रहा हूँ जो फ्लो चल रहा है, तो मुझे लगता है वैसा ही होगा, 90 के ऊपर जाएगा। और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला, बहाव आने वाला है। फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ वो चुनाव शांतिपूर्ण था, लेकिन सेकंड फेज में शुरू से ही काफी सारे जगहों। देखिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो। ये सब सवाल करके कुछ फायदा नहीं। फिल्मी अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे अपने रिजल्ट से पहले? अपने फिल्मी अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे? ये इलेक्शन के खिलाफ है। तो मिथुन चक्रवर्ती को आप लोग देख रहे थे, सुन रहे थे और
वोट कास्ट करने के बाद की उनकी तस्वीरें और वो जो चिन्ह होता है वो भी दिखाते हुए और ये भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से पहले फेज में फर्स्ट फेज में 90 से ऊपर जो थी वो वोटिंग परसेंटेज गया था, तो फ्लो देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार भी वैसा होता हुआ नजर आएगा। तो हमारे साथ संजीव सर जुड़े हुए थे, आलोक वत्स सर जुड़े हुए थे। आलोक सर, संजीव सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इन तस्वीरों पर देखिए लगातार नजरें बनी रहेंगी, आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है, वोटिंग परसेंटेज कितना जाता है, या आप अपडेट इसको लेकर आगे पहुंचाते रहेंगे।